नमस्ते। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का अंदाज ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं 1905 के आसपास के उस समय की, जब प्रार्थना और याचिकाओं की जो राजनीति थी उस पर से लोगों का भरोसा कह सकते उठ रहा था और एक नई, ज्यादा असर्टिव सोच जन्म ले रही थी। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय राष्ट्रवाद का वही दौर जिसे अक्सर एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म या उग्र राष्ट्रवाद का दौर कहा जाता है। ये मोटे तौर पर मान लीजिए 1905 से 1909 तक चला। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम ये समझें कि ये बदलाव आखिर आया क्यों, वो कौन से कारण थे जिन्होंने नरमपंथियों यानी मॉडरेट्स से लोगों का भरोसा कम कर दिया, और सबसे जरूरी वो कौन सी एक बड़ी घटना थी जिसने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार मतलब बॉयकॉट की आग लगा दी। चलिए इसी से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि भारतीय राष्ट्रवादियों के सब्र का बांध टूटने लगा था? देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। इसके पीछे कई ठोस कारण थे जो धीरे धीरे पनप रहे थे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश शासन के असली चरित्र को पहचानना। शुरू के जो राष्ट्रवादी थे उन्हें एक उम्मीद थी। एक उम्मीद? कैसी उम्मीद? उन्हें लगता था कि अगर वो अपनी बात तर्क से रखेंगे, अपनी याचिकाएं देंगे, तो ब्रिटिश सरकार सुधार करेगी। लेकिन धीरे धीरे ये भ्रम टूट रहा था। और मुझे लगता है उस समय देश के जो हालात थे उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने में और मदद की होगी। बिल्कुल की होगी। 1890 के दशक में देश ने भयानक अकाल देखे। मतलब आंकड़े बताते हैं कि 1896 से 1900 के बीच करीब करीब 90 लाख लोग मारे गए। 90 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और इसकी ठीक बाद बुबोनिक प्लेग ने दक्कन में तबाही मचा दी। लेकिन सरकार का जो रवैया था वो बहुत उदासीन था। लोगों को राहत देने के बजाय वो मौजूदा अधिकार भी छीन रही थी। तो इससे एक गहरा गुस्सा पैदा हो रहा था कि भाई ये कैसा राज है जो अपने ही लोगों की परवाह नहीं करता। तो एक तरफ ब्रिटिश सरकार से मोह भंग हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास भी तो जाग रहा था। ये कैसे हुआ? ये बहुत जरूरी पहलू है। बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने लोगों को अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने कहा कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं है जिसे मांग कर लिया जाए, इसे अपनी ताकत से हासिल करना होगा। और स्वामी विवेकानंद का संदेश भी तो था। हाँ बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद का संदेश उस समय के युवाओं में एक आग भर रहा था कि कमजोरी ही सबसे बड़ा पाप है। ये जो सोच थी ये लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बना रही थी। इसी दौर में शिक्षा का भी तेजी से प्रसार हुआ, लेकिन क्या ये एक तरह की दोधारी तलवार साबित हुई? मतलब जागरूकता तो बढ़ी पर साथ में बेरोजगारी भी। हाँ, यही हुआ। पढ़े लिखे युवा जब अपने देश की गरीबी और पिछड़ेपन को देखते थे तो वो इसके लिए सीधे तौर पर ब्रिटिश राज को जिम्मेदार मानते थे। उन्हें यह समझ आ रहा था कि भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा है वही औपनिवेशिक शासन की नींव है। तो ये जो पढ़ा लिखा असंतुष्ट वर्ग था, इसने उग्र राष्ट्रवाद के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। तो एक तरफ देश के अंदर ये सब चल रहा था, लेकिन क्या उस समय दुनिया में भी कहीं कुछ ऐसा हो रहा था जिससे भारतीयों को ये उम्मीद जगे कि हाँ, हालात बदले जा सकते हैं? बिल्कुल। और इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ जब 1905 में एक छोटे से एशियाई देश जापान ने रूस जैसी विशाल यूरोपीय सैन्य शक्ति को हरा दिया। अरे वाह! तो इसने यूरोपीय अजेयता का जो एक मिथक था उसे तोड़ दिया। भारत में ये विचार फैला कि अगर जापान कर सकता है तो हम क्यों नहीं। इसके अलावा आयरलैंड, रूस, मिस्र, तुर्की, इन सब जगहों पर जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे उनसे भी प्रेरणा मिल रही थी। सही बात है। और इन सब के बीच एक प्रतिक्रिया उस बढ़ते पश्चिमीकरण मतलब वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ भी तो चल रही थी। हाँ, कई नेताओं को लगा कि ब्रिटिश शासन सिर्फ राजनीतिक गुलामी नहीं है बल्कि ये भारत की सभ्यता और संस्कृति पर भी एक हमला है। और इसी के जवाब में स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने नारा दिया, इंडिया फॉर द इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। लोगों को अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब ये सारी वजह एक साथ काम कर रही थीं और शायद इसी वजह से कांग्रेस के अंदर ही जो नरमपंथी नेता थे उनकी नीतियों से असंतोष बढ़ने लगा था। निश्चित रूप से युवा नेता कांग्रेस के काम करने के शुरुआती तरीकों से बिल्कुल खुश नहीं थे। वे नरमपंथियों की 3 पीस की नीति, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट, हाँ, प्रार्थना, याचिका और विरोध, वे इसे पॉलिटिकल मेंडिकेंसी यानी राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर उसकी आलोचना करते थे।
उन्हें लगता था कि अब इन तरीकों से कुछ हासिल नहीं होगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने इस असंतोष की आग में घी डालने का काम किया? बिल्कुल। लॉर्ड कर्जन के 7 साल के शासन ने यह साबित कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की राय की कोई परवाह नहीं करती। चाहे वो 1899 का कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट हो या 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, जिससे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। कर्जन की हर नीति भारतीयों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही थी। तो माहौल पूरी तरह से तैयार था। एक तरफ निराशा थी, दूसरी तरफ एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा था। इस सुलगते हुए माहौल को बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी लॉर्ड कर्जन ने खुद ही लगा दी, बंगाल के विभाजन के रूप में। हाँ, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। दिसंबर 1903 में सरकार ने बंगाल के विभाजन का फैसला सार्वजनिक किया, और जो ऑफिशियल रीजन यानी आधिकारिक कारण दिया गया वो ये था कि बंगाल, जिसकी आबादी उस समय 7 करोड़ 80 लाख थी, वो प्रशासनिक रूप से बहुत बड़ा है और उसे संभालना मुश्किल है। लेकिन ये तो महज एक बहाना था, असली मकसद तो कुछ और ही था, है ना? बिल्कुल, असली मकसद था बंगाल को कमजोर करना, जो उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का, कह सकते हैं, नर्व सेंटर था। उस समय के गृह सचिव हर्बर्ट रिस्ले ने 1904 में खुद लिखा था, बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। मतलब एकजुट बंगाल एक ताकत है, बटा हुआ बंगाल अलग अलग दिशाओं में खींचेगा। सीधी सी बात है। उनका साफ उद्देश्य था राष्ट्रवादियों को बांटना और आंदोलन को कमजोर करना। तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक बंटवारा नहीं था, इसके पीछे गहरा सामाजिक और सांप्रदायिक एजेंडा भी था। हाँ, ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। पहला उद्देश्य था बंगाली भाषी लोगों को अपने ही प्रांत में अल्पसंख्यक बना देना, और दूसरा और ज्यादा खतरनाक उद्देश्य था बंगाल को धर्म के आधार पर बांटना। अच्छा, पश्चिमी बंगाल को एक हिंदू बहुल क्षेत्र और पूर्वी बंगाल को एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाया गया। कर्जन ने तो ढाका जाकर मुसलमानों को ये कहकर लुभाने की कोशिश की कि नया प्रांत उन्हें वो एकता देगा जो मुगल काल से उन्हें नहीं मिली। मतलब ये साफ तौर पे फूट डालो और राज करो की नीति थी। बिल्कुल। जाहिर है इस फैसले पर खामोशी तो नहीं छाई होगी। बंगाल की सड़कों पे क्या हुआ? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में 1903 से 1905 के बीच आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नरमपंथी नेताओं के हाथ में था। उन्होंने सभाएं की, याचिकाएं दी, लेकिन जब सरकार ने उनकी एक न सुनी तो आंदोलन ने एक नया, ज्यादा आक्रामक मोड़ ले लिया। हाँ बिल्कुल। जुलाई 1905 में जब विभाजन की अंतिम घोषणा हो गई तो पूरे बंगाल में विरोध सभाएं होने लगी। इन्हीं सभाओं में पहली बार विदेशी सामान के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 7 अगस्त 1905। इस दिन कलकत्ता टाउन हॉल में एक विशाल सभा हुई और यहीं पर ऐतिहासिक बॉयकॉट रेजोल्यूशन मतलब बहिष्कार प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित किया गया। और जिस दिन ये विभाजन लागू हुआ, यानी 16 अक्टूबर 1905, उस दिन का माहौल कैसा था? उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में बनाया गया। लोग नंगे पैर सड़कों पर निकले, उन्होंने गंगा में स्नान किया और वंदे मातरम गाते हुए जुलूस निकाले। वंदे मातरम तो इस आंदोलन का ध्येय गीत बन गया था। बिल्कुल। और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता और बंगाल की अखंडता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश था। और जब 1905 के बाद ये आंदोलन तिलक और अरविंदो जैसे उग्रपंथी नेताओं, जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, के हाथ में आया तो इसका स्वरूप कैसे बदला? ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। उग्रपंथी नेताओं ने इसे एक जनसंघर्ष में बदल दिया। उन्होंने बहिष्कार को एक शक्तिशाली हथियार बनाया। विदेशी कपड़ों, चीनी, नमक का बहिष्कार किया गया और सड़कों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। मतलब ये एक तरह का आर्थिक युद्ध था। ही धोबियों ने विदेशी कपड़े धोने से इनकार कर दिया, पुजारियों ने विदेशी चीनी से बने प्रसाद को लेने से मना कर दिया। लोगों को संगठित करने के लिए भी तो नए तरीके अपनाए गए होंगे। हाँ, जनसभाओं और जुलूसों के साथ साथ स्वयंसेवकों के दल बनाए गए, जिन्हें समिति कहा जाता था। अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति बहुत प्रसिद्ध हुई। ये समितियां लोगों में राष्ट्रीय चेतना फैलाती थीं, सामाजिक कार्य करती थीं और स्वदेशी को बढ़ावा देती थीं। इसी तरह तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी उत्सवों को राष्ट्रीय संदेश फैलाने का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया। इस आंदोलन का एक और मुख्य विचार था आत्मशक्ति, यानी सेल्फ रिलायंस। इसका असल में क्या मतलब था? इसका मतलब था अपनी ताकत पर भरोसा करना।
ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के चरित्र को मजबूत करने का एक अभियान भी था। इसमें सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भर गांव के निर्माण पर जोर दिया गया। और इसी आत्मशक्ति के विचार से राष्ट्रीय शिक्षा यानी नेशनल एजुकेशन का कार्यक्रम निकला। अच्छा, यानी सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करके अपने शिक्षण संस्थान खोलना। बिल्कुल, छात्रों ने बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया। 15 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई, जिसके पहले प्रिंसिपल अरबिंदो घोष थे। एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई, जिसका मकसद था राष्ट्रीय नियंत्रण में साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देना। कुछ छात्रों को तो उच्च शिक्षा के लिए जापान भी भेजा गया। और आर्थिक मोर्चे पर आत्मनिर्भरता का क्या हुआ? क्या स्वदेशी उद्योग मतलब इंडिजिनस एंटरप्राइजेज खड़े हुए? हाँ, इस आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया। स्वदेशी कपड़ा मिलें, बैंक, बीमा कंपनियां, साबुन और माचिस की फैक्ट्रियां खोली गईं। और इसका एक शानदार उदाहरण है V.O. चिदम्बरम पिल्लई। उन्होंने तुतिकोरिन में ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अपनी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की। वाह, मतलब एक भारतीय व्यापारी अपनी जहाज कंपनी खड़ी करके ब्रिटिश एकाधिकार को सीधी चुनौती दे रहा था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये समंदर पर राष्ट्रवाद की एक लहर थी। इस आंदोलन का सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। राष्ट्रवाद ने कला, साहित्य और विज्ञान को भी प्रेरित किया। रविंद्रनाथ टैगोर का आमार सोनार बांग्ला इसी दौरान लिखा गया, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला को पश्चिमी प्रभाव से निकालकर मुगल और अजंता की शैलियों से प्रेरणा ली। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रॉय के काम को तो पूरी दुनिया में सराहा गया। ये आंदोलन सुनने में तो बहुत व्यापक लगता है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि इसमें जमीनी स्तर पर कौन लोग शामिल थे? क्या ये वाकई एक जन आंदोलन बन पाया? ये एक जटिल सवाल है। छात्रों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो तो आंदोलन की रीढ़ थी। एक और बड़ी उपलब्धि थी शहरी मध्यवर्ग की महिलाओं की भागीदारी। जो महिलाएं पारंपरिक रूप से घर पर रहती थीं, वो पहली बार जुलूसों और धरनों में शामिल हुईं। लेकिन मुसलमानों की भागीदारी को लेकर तस्वीर थोड़ी अलग थी, है ना? हाँ, ये सच है। कुछ मुसलमानों ने हिस्सा लिया, जैसे बैरिस्टर अब्दुल रसूल और मौलाना आज़ाद, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम आबादी, खासकर पूर्वी बंगाल की खेतीहर आबादी, इससे दूर रही। ऐसा क्यों? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जैसे बड़े जमींदारों और नेताओं ने विभाजन का समर्थन किया। अंग्रेजों ने भी मुस्लिम समुदाय को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की, और इसी के चलते दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसे सरकार का पूरा समर्थन था। और किसान और मजदूर, क्या आंदोलन शहरों से निकलकर गांव तक पहुंच पाया? ज्यादातर नहीं। आंदोलन मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित रहा। किसानों का एक बड़ा हिस्सा इससे नहीं जुड़ पाया। हालांकि कुछ जगहों पर मजदूरों ने हड़तालें की, लेकिन ये एक संगठित मजदूर आंदोलन का रूप नहीं ले सका। तो फिर इतना बड़ा आंदोलन आखिर ठंडा क्यों पड़ गया? 1908 तक सरकार के कड़े दमन मतलब सीवियर रिप्रेशन के कारण आंदोलन लगभग खत्म हो गया। बड़े नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या देश निकाला दे दिया गया। सभाओं पर रोक लगा दी गई। साथ ही 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच जो फूट पड़ी, उससे आंदोलन एक तरह से नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन क्या ये पूरी तरह से नाकाम रहा? बिल्कुल नहीं। आंदोलन भले ही दब गया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। 1911 में सरकार को जन दबाव के आगे झुकना पड़ा और बंगाल का विभाजन रद्द मतलब एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन करना पड़ा। तो ये आंदोलन की एक बहुत बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत थी। बहुत बड़ी। तो कुल मिलाकर स्वदेशी आंदोलन ने भले ही अपने सभी लक्ष्य हासिल नहीं किए, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने पहली बार बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस और जन लामबंदी जैसे तरीकों का एक राजनीतिक हथियार के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। बिल्कुल। ये आंदोलन भले ही 1908 तक थम गया, लेकिन इसने जो विरासत छोड़ी वो अनमोल थी। इसने आने वाले गांधीवादी आंदोलनों के लिए एक ठोस जमीन तैयार की। इसने भारतीय राजनीति को याचिकाओं के दौर से निकालकर जन संघर्ष के दौर में पहुंचा दिया। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन का एक मूल मंत्र था आत्मशक्ति यानी आत्मनिर्भरता, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना। जब हम आज आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया जैसी बातें सुनते हैं, तो क्या इसमें 1905 के उस दौर की कोई गूंज सुनाई देती है?
क्या आर्थिक आत्मनिर्भरता राजनीतिक स्वतंत्रता का एक जरूरी और अटूट हिस्सा है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर पर बात करेंगे। साल 1905 से 1909 के बीच की घटनाएं। जी, ये वो 4-5 साल थे जब भारतीय राष्ट्रवाद की जो शांत धारा बह रही थी, उसमें अचानक एक तूफान सा आ गया था। हाँ, बंगाल के विभाजन से जो चिंगारी भड़की, उसने लगता है पूरे देश में एक नई आग लगा दी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो आधुनिक भारत के इतिहास की एक किताब के अंश हैं। इनमें स्वदेशी आंदोलन का उठना और बिखरना, कांग्रेस के अंदर की बड़ी फूट और उस दौर में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का जिक्र है। और ये सभी घटनाएं, मतलब इनके धागे एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। एक घटना दूसरी की वजह बनती है और दूसरी फिर तीसरी को जन्म देती है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन यही समझना है। पहला, कि स्वदेशी आंदोलन जिसमें इतना जोश था, आखिर 1908 तक आते आते ठंडा क्यों पड़ गया। दूसरा, कांग्रेस के जो दो बड़े गुट थे, नरम दल और गरम दल, उनके बीच आखिर झगड़ा किस बात पर था। और तीसरा, इस नई राजनीतिक चेतना पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो चलिए इसकी एक एक परत खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं स्वदेशी आंदोलन से। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, वो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। लेकिन 1908 आते आते ऐसा लगा जैसे गुब्बारे से हवा ही निकल गई हो। इतना बड़ा आंदोलन आखिर खत्म कैसे हो गया? इसके देखिए कई बड़े कारण थे और वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। स्रोत सबसे पहले जिस कारण की बात करते हैं वो है सिवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन, यानी सरकार का क्रूर दमन। हाँ, ब्रिटिश सरकार इस नई आक्रामक राजनीति से कह सकते हैं कि बुरी तरह घबरा गई थी और उन्होंने इसे कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और ये दमन किस तरह का था? मतलब क्या ये सिर्फ बड़े नेताओं की गिरफ्तारियों तक ही सीमित था? नहीं, ये हर स्तर पर था। छात्रों को स्कूल कॉलेजों से निकाला जा रहा था, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर रहे थे, प्रेस पर पाबंदी लगाई जा रही थी, सभाओं और जुलूसों को गैर कानूनी घोषित किया जा रहा था। अच्छा। और बड़े नेताओं को तो लंबी लंबी सजाएं देकर देश से बाहर भेजा जा रहा था। माहौल में एक डर पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन सिर्फ सरकारी दमन तो किसी आंदोलन को खत्म नहीं कर सकता, जब तक कि उसमें कुछ अंदरूनी कमजोरियां ना हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दूसरी बड़ी वजह यही थी, ये आंदोलन कोई एक मजबूत संगठन या कोई पार्टी बनाने में नाकाम रहा। जोश और भावनाएं तो थीं, लेकिन उस ऊर्जा को एक सही दिशा देने वाला कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं था। ये बात थोड़ी हैरान करती है। इतने बड़े बड़े नेता थे, तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, क्या उन्हें एक मजबूत संगठन की जरूरत महसूस नहीं हुई? महसूस तो हुई होगी, लेकिन 1908 तक आंदोलन लगभग नेतृत्व विहीन हो गया था। अच्छा। तिलक को गिरफ्तार करके 6 साल के लिए बर्मा भेज दिया गया। अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने सक्रिय राजनीति से एक तरह का संन्यास ले लिया। तो जब आंदोलन के बड़े चेहरे ही मैदान में नहीं रहे, तो उसे आगे कौन बढ़ाता? और नेताओं के बीच के जो मतभेद थे, उसका क्या? वो तो शायद सबसे बड़ी त्रासदी थी। वो मतभेद जो 1907 के सूरत विभाजन में खुलकर सामने आए, उसने आंदोलन की कमर ही तोड़ दी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आंदोलन बाहर से जितना अंग्रेजों के दमन से टूटा, उतना ही अंदर से अपनी संगठनात्मक कमी और नेताओं की आपसी खींचतान से भी बिखरा? बिल्कुल। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। सिर्फ जोश और जुनून से आंदोलन लंबे नहीं चल सकते। जब तक आपके पास एक मजबूत जमीनी स्तर तक फैला हुआ संगठन न हो, सरकार के लिए उसे कुचलना बहुत आसान हो जाता है। एक और बात जो स्रोतों में कही गई है, वो है आंदोलन का सामाजिक आधार। ऐसा लगता है कि यह आंदोलन आम लोगों तक, खासकर किसानों तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, और ये इसकी एक बहुत बड़ी सीमा थी। असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन और निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस जैसे विचार बहुत क्रांतिकारी थे। बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ विचार ही बनकर रह गए, वो जमीनी हकीकत नहीं बन पाए, क्योंकि आंदोलन शहरों के पढ़े लिखे उच्च और मध्यम वर्ग तक ही ज्यादातर सीमित रहा। तो इन सब वजहों को देखकर तो लगता है कि स्वदेशी आंदोलन एक तरह से असफल रहा। लेकिन यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत इसे एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐतिहासिक मोड़ बताते हैं। हाँ, एक लीप फॉरवर्ड यानी एक बड़ी छलांग। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि देखिए, असफलता और सफलता को सिर्फ तात्कालिक नतीजों से नहीं मापा जा सकता। ये आंदोलन भले ही अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया,
लेकिन इसने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कैसे? इसे एक बड़ी छलांग इसलिए माना जाता है क्योंकि पहली बार समाज के ऐसे वर्ग राजनीति से जुड़े जो पहले कभी नहीं जुड़े थे। छात्र, महिलाएं, मजदूर और यहाँ तक कि ग्रामीण आबादी के कुछ हिस्से भी पहली बार सड़कों पर उतरे। मतलब इसने राजनीति का दायरा बहुत बड़ा कर दिया। बहुत बड़ा। इसने भविष्य के संघर्षों की पूरी पटकथा लिख दी। याचिकाओं की राजनीति से आगे बढ़कर निष्क्रिय प्रतिरोध, असहयोग, सामाजिक बहिष्कार, ये सारे तरीके जो बाद में गांधीवादी आंदोलनों का आधार बने, उनका जन्म इसी दौर में हुआ था। और इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। इस आंदोलन का सबसे खूबसूरत पहलू था इसका सांस्कृतिक प्रभाव। कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योगों में स्वदेशी की एक लहर चल पड़ी। लोगों में एक नया आत्मविश्वास जागा। इस आंदोलन ने भारतीयों को सिखाया कि वे ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ साहसिक राजनीतिक कदम उठा सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विरासत थी। तो आंदोलन की विरासत तो मजबूत थी, लेकिन उसके अंदर की जो लड़ाई थी उसने उसे वक्त से पहले खत्म कर दिया। इस लड़ाई को समझने के लिए हमें नरम दल और गरम दल के बीच के फर्क को समझना होगा। हाँ, और ये फर्क सिर्फ तरीकों का नहीं था, ये सोच, विचारधारा और सामाजिक आधार का भी था। स्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। अच्छा? पहला अंतर था सामाजिक आधार का। नरम दल के नेता ज्यादातर शहरों के जमींदार, बड़े वकील, डॉक्टर, मतलब समाज के अमीर और उच्च मध्यम वर्ग से आते थे। यानी वो लोग जो व्यवस्था से पहले ही काफी हद तक जुड़े हुए थे। ठीक समझे। और वो उसमें बड़े क्रांतिकारी बदलाव नहीं, बस कुछ सुधार चाहते थे। वहीं गरम दल का आधार शिक्षित मध्य और निम्न मध्यम वर्ग था। ये वो लोग थे जिनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और जो व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए तैयार थे। और इनकी प्रेरणा के स्रोत भी अलग अलग थे, जैसा कि स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। नरम दल के नेता पश्चिमी उदारवादी विचारों, ब्रिटिश लोकतंत्र से प्रेरणा लेते थे। वहीं गरम दल के नेता भारतीय इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और हिंदू पारंपरिक प्रतीकों से प्रेरणा लेते थे। वो आत्मविश्वास की बात करते थे। और यहीं पर शायद उनके लक्ष्यों का सबसे बड़ा अंतर भी सामने आता है। नरम दल क्या चाहता था और गरम दल क्या? नरम दल का लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए संवैधानिक सुधार हासिल करना, नौकरियों में भारतीयों की ज्यादा हिस्सेदारी पाना। जबकि गरम दल के लिए इन सब समस्याओं का एक ही समाधान था, स्वराज। स्वराज, बिल्कुल। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। वो क्या? स्वराज शब्द का इस्तेमाल तो दोनों ही गुट कर रहे थे, खासकर 1906 के बाद, लेकिन दोनों के लिए इसके मायने अलग थे। अच्छा। नरम दल के लिए स्वराज का मतलब था ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसा सेल्फ गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक स्वायत्त शासन। और गरम दल के लिए? गरम दल के नेताओं के लिए भी इसके अलग अलग मतलब थे। तिलक के लिए इसका मतलब था स्वशासन, लेकिन अरबिंदो घोष जैसे नेताओं के लिए इसका मतलब था विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता। जाहिर है, अगर लक्ष्य इतने अलग होंगे तो तरीके भी बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल। नरम दल सिर्फ संवैधानिक तरीकों में विश्वास करता था, याचिकाएं देना, भाषण देना, प्रस्ताव पास करना, जिसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा गया। हाँ। वहीं गरम दल इन तरीकों को पुराना मान चुका था। वो बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे गैर संवैधानिक तरीके अपनाने के लिए भी तैयार थे। वो जनता की शक्ति में विश्वास रखते थे, जबकि नरम दल को लगता था कि आम जनता अभी बड़े आंदोलनों के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि दो पीढ़ियों, दो अलग अलग विचारधाराओं की एक गहरी लड़ाई थी। जी, लेकिन स्रोतों में गरम दल की विचारधारा की एक बड़ी आलोचना भी की गई है, और वो है धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल। हाँ, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जनता को आंदोलन से जोड़ने के लिए तिलक द्वारा गणपति और शिवाजी उत्सव जैसे हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। इरादा विदेशी शासकों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना था, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम ये हुआ कि भारत की एक बड़ी मुस्लिम आबादी आंदोलन से अलग थलग महसूस करने लगी। मतलब एक को जोड़ने की कोशिश में दूसरा अनजाने में छूट गया। ठीक ऐसा ही हुआ। इसने राजनीति और धर्म का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसके कड़वे फल भारत को विभाजन के रूप में बाद में चखने पड़े। और ये सारा तनाव, ये सारे मतभेद आखिर 1907 में सूरत में एक बड़े विस्फोट के रूप में सामने आए। कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? इसकी जमीन 1905 के बनारस अधिवेशन से ही
तैयार होने लगी थी। गरम दल चाहता था कि स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक सीमित न रखा जाए, बल्कि पूरे देश में फैलाया जाए। और नरम दल इसके लिए तैयार नहीं था? बिल्कुल नहीं। वो चाहते थे कि सिर्फ विदेशी कपड़ों का नहीं, बल्कि सरकारी नौकरियों, अदालतों, हर चीज का बहिष्कार हो। नरम दल इतने बड़े कदम के लिए तैयार नहीं था। तो टकराव की रेखाएं खींच चुकी थी। हाँ, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी जैसे वरिष्ठ नेता को अध्यक्ष बनाकर इस विभाजन को किसी तरह टाला गया। वहां पहली बार स्वराज का प्रस्ताव भी पास हुआ। लेकिन जैसा आपने कहा, उसकी परिभाषा को जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया। हाँ, ताकि दोनों गुट अपना अपना मतलब निकाल सकें। वो एक तरह का अस्थायी समझौता था जो ज्यादा दिन नहीं चला। बिल्कुल। असली टकराव 1907 में सूरत में हुआ। गरम दल चाहता था कि तिलक या लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, लेकिन नरम दल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया। और इसी खींचतान के बीच विभाजन हो गया। हाँ, इसी खिंचतान और अविश्वास के माहौल में अधिवेशन के दौरान हंगामा हो गया और कांग्रेस टूट गई। एक तरफ कांग्रेस अंदर ही अंदर टूट रही थी। अंग्रेजों के लिए तो ये सोने पे सुहागा जैसी स्थिति रही होगी। बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार सिर्फ तमाशा नहीं देख रही थी, बल्कि वो इस खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी। उन्होंने एक बहुत सोची समझी दोहरी रणनीति अपनाई, जिसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं। जी, गाजर और छड़ी की नीति। ये दिलचस्प है। छड़ी जो समझ में आती है, मतलब दमन, लेकिन अंग्रेज गाजर के तौर पर ऐसा क्या दे रहे थे? ये बहुत शातिर चाल थी। सरकार की नीति के 3 सिरे थे। पहला, दमन, गरमपंथियों पर थोड़ी सख्ती करो, उन पर मुकदमे चलाओ। ठीक है। दूसरा, मेल मिलाप, नरमपंथियों को कुछ छोटे मोटे सुधारों का लालच देकर अपनी तरफ कर लो। और तीसरा, सर्वनाश, जब नरमपंथी अलग हो जाएं तो बचे हुए अकेले गरमपंथियों को पूरी ताकत से कुचल दो। मतलब पहले डराओ, फिर फुसलाओ और फिर मिटा दो। ठीक यही रणनीति थी। छड़ी के तौर पर उन्होंने 1907 और 1908 में कई कठोर कानून बनाए, और इसी छड़ी का सबसे बड़ा प्रहार 1908 में तिलक पर हुआ, जब उन्हें देशद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया। और गाजर क्या थी? गाजर थे 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार, जिन्हें इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। तो क्या थे ये मार्लियामेंटो सुधार? क्या ये सच में कोई बड़ी रियायत थे या सिर्फ एक छलावा? ऊपर से देखने पर ये कुछ अच्छे कदम लगते थे। विधान परिषदों में चुने हुए भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार किसी भारतीय, सत्येंद्र सिन्हा, को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। सदस्यों को बजट पर बहस करने और सवाल पूछने जैसे कुछ सीमित अधिकार भी दिए गए। लेकिन असल कहानी कुछ और थी। असल कहानी इसके सबसे विवादास्पद प्रावधान में छिपी थी। वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। जी, इसका मतलब था कि मुस्लिम सीटों पर केवल मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते थे और उन्हें वोट भी केवल मुस्लिम वोटर ही दे सकते थे। ये तो सीधे सीधे देश को धर्म के आधार पर बांटने की शुरुआत थी। ये भारतीय राष्ट्रवाद के दिल में छुरा घोंपने जैसा था। इसने पहली बार भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का जहर आधिकारिक तौर पर घोल दिया। तो इस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने इन सुधारों को कैसे देखा? क्या वो इस धोखे को समझ पाए? वो इसे पूरी तरह समझ गए थे। इन सुधारों का मकसद भारतीयों को अधिकार देना था ही नहीं। खुद भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मॉर्ले ने साफ कहा था कि उनका इरादा भारत में संसदीय या जिम्मेदार सरकार स्थापित करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली मकसद क्या था? असली मकसद था राष्ट्रवादियों के हौसलों को पस्त करना, नरम दल और गरम दल के बीच की खाई को और चौड़ा करना और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालकर राष्ट्रवाद को कमजोर करना। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर बहुत तीखी टिप्पणी की थी, जैसा कि स्रोतों में लिखा है। हाँ, नेहरू ने बाद में लिखा कि ये एक ऐसी बाधा थी जिसने भारत के पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन को भ्रष्ट कर दिया। संक्षेप में, लोगों ने मांगा था स्वर शासन और उन्हें मिला बेनेवलेंट डिस्पिटिज्म, यानी उदारवादी निरंकुशता। ये असलियत नहीं, बल्कि असलियत का एक साया था। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, 1905 से 1909 का ये दौर बहुत उथल-पुथल भरा था। एक जन आंदोलन उठा और बिखर गया, राष्ट्रीय नेतृत्व 2 हिस्सों में टूट गया और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की अपनी नीति को और मजबूत किया। बिल्कुल। लेकिन हर घटना अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाती है। स्वदेशी आंदोलन अपनी तमाम कमियों के बावजूद
राष्ट्रीय संघर्ष के चरित्र को हमेशा के लिए बदल गया। और सूरत विभाजन और मॉर्ले मिंटो सुधारों की विरासत। सूरत विभाजन ने आंदोलन को कुछ समय के लिए कमजोर जरूर किया, लेकिन इसने ये भी साफ कर दिया कि अब देश सिर्फ याचिकाओं की राजनीति से संतुष्ट नहीं होगा। गर्मपंथियों के विचार, खासकर स्वराज का लक्ष्य, आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गया। और मॉर्ले मिंटो सुधारों ने सांप्रदायिक राजनीति का जो बीज बोया, उसकी कड़वी फसल देश को दशकों तक काटनी पड़ी, जिसकी परिणति अंततः देश के विभाजन में हुई। ये पूरी चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल सोचने पे मजबूर करती है। स्रोत बताते हैं कि गर्मपंथियों द्वारा जनता को जोड़ने के लिए हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करने से मुसलमान आंदोलन से अलग हो गए। जी, किसी भी जन आंदोलन के लिए ये आज भी एक बड़ी चुनौती है। एक विविध समाज में जहां अलग अलग धर्म और पहचान के लोग रहते हैं, वहां कुछ समूहों को अनजाने में अलग थलग किए बिना एक संयुक्त मोर्चा कैसे बनाया जा सकता है? राजनीतिक लक्ष्यों के साथ धार्मिक पहचान को मिलाने के क्या खतरे हैं?